गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज मैं आपको वैश्वीकरण के टॉपिक पर ही आगे डिस्कस करूंगी। यह वैश्वीकरण बीएड फर्स्ट ईयर की 3rd यूनिट में है और पिछले वीडियो में हमने वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण की विशेषताएं और वैश्वीकरण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। अब इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं वैश्वीकरण के लाभ, दोष, सीमाएं, वैश्वीकरण और शिक्षा के संदर्भ में आज डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो स्टडी स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण के लाभ में पहला लाभ है संतुलित पर्यावरण का विकास। वर्तमान समय में विकसित और विकासशील दोनों देशों द्वारा विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं और इस कारण समूचे विश्व में एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। वहीं जहां अमेरिका, जापान, चाइना इत्यादि कंट्रीज़ अपने देश का विकास कर रहे हैं तो पर्यावरण के बीच में असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी ओर विकासशील देश भी विकास कर रहे हैं, जिसमें भारत है, दक्षिण अफ्रीका है इत्यादि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो विकास के पथ पर अभी अग्रसर है। अब वैश्वीकरण की इस भावना में समूचे पर्यावरण में हो रहे नुकसान से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समूचे विश्व को ध्यान आकर्षित कराया जाता है, जिससे सभी देश मिलकर के अपना संतुलित विकास करें और वैश्विक पर्यावरण में अपना योगदान दे सके और यह सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव है। दूसरा है भयमुक्त समाज की स्थापना। आज सभी देशों में भय की व्यापकता दिखाई देती है, जिसमें परमाणु दृष्टि से, साथ ही आर्थिक उपनिवेशवाद की दृष्टि से कि कहीं कोई राष्ट्र अपनी ऐसी नीतियाँ न थोप दे जिससे उनका आर्थिक शोषण होता रहे। साथ ही समूचे विश्व में आगे तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसका भी भय बना रहता है। लेकिन वैश्वीकरण की संकल्पना ने आज समूचे देश को एक दूसरे पर निर्भरता बनाए रखते हुए एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनाने का कार्य किया है। अतः आज समूचे विश्व का पर्यावरण भयमुक्त है और यह सब वैश्वीकरण के कारण ही है। तीसरा है युद्ध की समाप्ति। वर्तमान समय में 2 विश्व युद्ध पूरे समूचे संसार ने झेल चुके हैं। अब कोई राष्ट्र यह नहीं चाहता कि भविष्य में तीसरा युद्ध हो। एक विद्वान ने कहा है कि यदि भविष्य में तीसरा युद्ध होगा तो वह केवल पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार पूरे समूचे विश्व में युद्ध की संभावना को नगण्य करते हुए समूचे विश्व में प्रेम और शांति के साथ जीवन जीने की राह वैश्वीकरण ने ही दिखाई है। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। आज सभी राष्ट्र एक दूसरे के विकास में सहयोग है और सभी एक दूसरे के विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। मनुष्य के जीवन स्तर का विकास करना वैश्वीकरण का ये प्रमुख लाभ है कि इसके द्वारा मानव के जीवन स्तर में ऊंचा उठाया जा रहा है। साथ ही ऐसे कई देश हैं जो अभी भी पिछड़े हैं, तो विकसित देश उन्हें पूंजी, तकनीकी संसाधन, उत्पादन आदि निर्यात करके उन देशों का विकास कर रहे हैं, जिससे वहाँ के व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट इसमें है मानव दृष्टिकोण तथा मानवीय कल्याण की भावना। आज समूचे विश्व में वैश्विक कुटुंब की भावना से सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति भाईचारे, सद्भावना और सहयोग की भावना रखते हैं, जिससे सभी देशों में मानव कल्याण की और मानवीयता का दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए इसकी मुख्य भूमिका यूएनओ द्वारा विकसित की गई है। उनने समूचे राष्ट्र में चार्टर उल्लेखित किया है, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लेख किया है। यदि इन मानवाधिकारों का कोई दूसरा देश उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाती है और ये सब वैश्वीकरण की ही देन है। इसके पश्चात है आर्थिक संतुलित विकास। तो वर्तमान समय में सभी देशों का संतुलित विकास हो, यह सब वैश्वीकरण की ही देन है, क्योंकि सभी राष्ट्र एक दूसरे को तकनीकी, कच्चा माल, पूंजी, लेबर, श्रम इत्यादि की सहायता करके सभी देशों के समुचित विकास की, कल्याण की भावना करते हैं और यह सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव है। इसके पश्चात गरीबी उन्मूलन। जो तृतीय श्रेणी के देश हैं जो उपनिवेशवाद के बाद स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों में अभी भी एक मुख्य समस्या के रूप में गरीबी पाई जाती है। इसके लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ और विकसित देश जिसमें अमेरिका, जापान, चाइना इत्यादि, ये सब देश इन देशों में जहाँ पे गरीबी की समस्या ज़्यादा व्याप्त है, उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर वहाँ उद्योग धंधे विकसित कर उन देशों में गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही विश्व बैंक द्वारा इन देशों को अपने विकास के लिए कर्ज भी दिया जाता है। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी का विकास। वर्तमान समय में सूचना तकनीक का विकास इतना तीव्र गति से हो रहा है कि आज हम समूचे विश्व की कोई भी सूचना सेकंडों में एक दूसरे देश के पास पहुंच जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर और इंटरनेट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस ICT के कारण आज समूचे देश में जितनी भी तकनीकी है, आर्थिक प्लानिंग है और सोशल डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड कई ऐसी प्रोग्रेसिव योजनाएं एक दूसरे देश में शेयरिंग की जाती है जिससे वहाँ के देशों का विकास हो सके। तो ये सब वैश्वीकरण की ही देन है। वैज्ञानिक विधियों का विकास। वर्तमान समय में वैश्वीकरण का लाभ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैज्ञानिक विधियों का विकास समूचे संसार में हुआ है और इसका लाभ कई ऐसे विकासशील और पिछड़े हुए देशों को हुआ है, जिसमें भारत में ऐसी उन्नत कृषि तकनीकें और साथ ही सूचना तकनीकी के जितने भी संसाधन हैं और इसके साथ ही जितने मेडिकल फील्ड में होने वाली साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उस सब का लाभ भारत सहित कई ऐसे देशों को हुआ है जो अपने विकास के पथ पर अभी अग्रसर है। इस प्रकार वैज्ञानिक विधियों के विकास ने वैश्वीकरण की और अधिक प्रसार किया है। नेक्स्ट, समस्याओं का समाधान। वर्तमान समय में कई देशों में अनेक ऐसी वैश्विक समस्याएं हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है। ये ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो एक ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की समस्या है और इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए समूचे विश्व को एकजुट होकर प्रयास करना होगा और यह सब वैश्वीकरण की ही देन है। इस प्रकार सभी देशों ने मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पहल की है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार ये सब उपरोक्त लाभ वैश्वीकरण के हैं। इन लाभ के अतिरिक्त वैश्वीकरण के कई दोष भी हैं जो इस प्रकार है। इसमें पहला है शक्ति का केंद्रीकरण तथा विकसित देशों का एकाधिकार। जो पूंजी, तकनीकी और उत्पादन की दृष्टि से संपन्न और विकसित देश हैं, जैसे जापान है, चाइना है और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये देश ऐसे हैं जो पावर की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली है। तो इन देशों का समूचे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबदबा बना रहता है, जिससे विकासशील और पिछड़े हुए देश अपनी बातों को इन देशों के सामने रख नहीं पाते। तो ये इसका एक डीमेरिट है। इसके बाद है अविकसित देशों की उपेक्षा। जो भी तृतीय देशी अर्थात जो देश उपनिवेशवाद के बाद स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों में भारत भी एक प्रमुख देश है। तो इन देशों की तकनीकी, इनकी राय इत्यादि की उपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में की जाती है। तो यह भी एक इसका डीमेरिट है। लास्ट में समानता के दृष्टिकोण का अभाव। वैश्विक दृष्टि से जो संपन्न राष्ट्र है वह अपने आप को विकसित समझते हैं और जो अभी विकास के पथ पर अग्रसर है वह विकासशील या पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं और विकसित देश इन देशों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। इनके अपने आर्थिक रूप से इनकी सहायता करके, कर्ज इन्हें प्रदान करके या संसाधन निर्यात करके इन देशों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं ताकि, और इन देशों के लोगों के साथ समानतापूर्वक व्यवहार भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है तानाशाही प्रवृत्ति। ये सब आप जानते ही हैं, जिसका दबदबा होता है वो तानाशाही होता ही है। तो ये सब विकसित देश अल्प विकसित और विकासशील देशों पर तानाशाही प्रवृत्ति भी रखते हैं। निर्भरता तथा नौकरशाही का दुरुपयोग। जब विकसित देशों पर विकासशील और अल्प विकसित देश निर्भर हैं तो कई संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों और उन्नत जीवन स्तर, एक भौतिकवादी संस्कृति का ध्यान में रखते हुए ये देश विकसित देशों के ऊपर निर्भरता रखते हैं। साथ ही उन देशों में नौकरशाही का भी दुरुपयोग होता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के उपरोक्त दोष के पश्चात अब इसकी कुछ बाधाएं भी हैं जो वैश्वीकरण को पूरे समूचे विश्व में एक गांव की जो संख्या दी जाती है उसको बनने नहीं देता। उसके अंदर मुख्य है जनसंख्या वृद्धि।
ये सब देशों की प्रमुख समस्या है, जिसमें चाइना नंबर 1, भारत नंबर 2 पर है। और आप सभी जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती तो विकास की दर कम ही रहती है। साथ में हम जब वैश्वीकरण की भावना का विकास करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये जनसंख्या वृद्धि उसके पैरों में बेड़ियों की मुआफिक लगती है। नेक्स्ट, धार्मिकता। सभी धर्म में से कुछ धर्म उदारवाद की दृष्टि से अपना मत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी कट्टरता, जिसमें मुस्लिम आप सभी जानते हैं। तो धार्मिक कट्टरता भी वैश्वीकरण की भावना में या वैश्वीकरण की विकास में बाधा बनती है। नेक्स्ट है भाषावाद। तो भाषावाद में आज भारत तो बहुभाषी देश है, इसमें विभिन्न भाषाओं के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ है और सभी संस्कृतियां अपने आप को पोषित करते हुए विकास के पथों पर अग्रसर है, लेकिन उसमें भी कुछ अपने कट्टरता, अपने पुराने असूलों, अंधविश्वासों को ध्यान में रखते हुए अपने ही विकास के पथ पर ज़्यादा ध्यान देती है, एक व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की ओर लगी रहती है। तो यह भी वैश्वीकरण की लिए बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है जातिवाद। तो जातिवाद भी एक प्रमुख समस्या है। विश्व के अधिकांश देशों में क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा अपनाया हुआ है, उसके बनिस्पत अरब और पाकिस्तान वगैरह इन देशों में मुस्लिम है और भारत तो बहुधर्मी देश है, इसके साथ बहु जातियाँ भी यहाँ विद्यमान है। तो ये जातिवाद की एक भावना जो सांप्रदायिकता को या बढ़ावा देती है, यह भी वैश्वीकरण में के लिए एक बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, सामुदायिकता। तो हर एक व्यक्ति में अपने समुदाय और अपने समुदाय के विकास की ही भावना रखना, तो वह भी वैश्वीकरण के लिए बाधा है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय दबाव। आज पर्यावरणीय दबाव इतना बढ़ गया है कि सभी राष्ट्र अपने स्तर पर अपने राष्ट्रीय सोच में संकीर्ण होकर के रह गए हैं, तो वो वैश्वीकरण के जो कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाते हैं और पर्यावरणीय दबाव के संदर्भ में अपने विकास जितना करना चाहिए, जितने संसाधनों का मितव्ययी उपयोग करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। और साथ में जो करते हैं राष्ट्र अपने इन प्राकृतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का उपयोग वो हद से ज़्यादा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही दृष्टि से वैश्वीकरण के लिए बाधाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार वैश्वीकरण एक बहुत विश्वव्यापी कंसेप्ट है। इसके लाभ भी हैं तो इसकी दोष तथा सीमाएं भी परिलक्षित होती है। अब शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है और शिक्षा किस प्रकार से वैश्वीकरण को विकसित करने में या वैश्वीकरण की भावना का भावी पीढ़ी में विकास करने में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती है, अब आगे इसको देखेंगे। इसमें वैश्वीकरण और शिक्षा दो प्रकार से अपना रोल प्ले करती है, जिसमें पहला है वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और दूसरा है वैश्वीकरण के लिए शिक्षा क्या क्या काम कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण पर शिक्षा का प्रभाव है कि शिक्षा को एक व्यवसाय की रूप में या व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। पहले शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं माना जाता था, एक सोशल इश्यूज़ के रूप में इसे लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से सभी व्यवसायों की एक आचार संहिता लागू होती है और वह आचार संहिता हूबहू शिक्षा पर भी लागू होती है, इस प्रकार शिक्षा को एक व्यवसाय की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात WHO द्वारा भी शिक्षा को व्यवसाय की श्रेणी में स्थान दिया गया है। उन्होंने शिक्षा सहित 12 ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें व्यवसाय की श्रेणी में माना है। शिक्षा सेवाओं को इन्होंने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है प्राथमिक स्तर की शिक्षा सेवाएं, जिसमें प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। बाल विकास, बालकों की देखरेख और प्रौढ़ शिक्षा को इसके अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी, नर्सरीज और पहली से 5वीं तक की यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं काउंट होती है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा सेवाएं। माध्यमिक शिक्षा सेवाएं में 12वीं तक की शिक्षा सेवाएं आती है। इसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी स्थान दिया गया है और साथ ही प्राथमिक शिक्षा और विकलांगों की शिक्षा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरी है उच्च शिक्षा सेवाएं। उच्च शिक्षा सेवाओं में उच्चतर माध्यमिक, पूर्व स्नातक, तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थानों की शिक्षा सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। दूसरा, परंपरागत विश्वविद्यालय शिक्षा तथा संबद्ध महाविद्यालय शिक्षा, यानी
विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसे हायर एजुकेशन के संदर्भ में हम काउंट करते हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन फैकल्टीज़ के विषयों से रिलेटेड स्नातक स्तर की शिक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर विश्वविद्यालय स्वीकृत विशिष्ट शिक्षा संस्थान, जिसमें है टेक्नोलॉजी, MBA, IIT, ये इत्यादि से रिलेटेड पाठ्यक्रम है, इनको मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाती है, तो उनकी स्वीकृति के पश्चात ही इन पाठ्यक्रमों को चलाया जा सकता है। चौथा है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा सेवाएं, इसमें सामान्य और व्यावसायिक विषय से संबंधित रिफ्रेशर कोर्स तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो इन प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा यानी जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, जॉब भी करते हैं, उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकालीन या संध्याकालीन या दूरस्थ माध्यम से शिक्षाएं प्रदान की जाती है, और उनके लिए विशिष्ट विषय होते हैं। साथ ही उनका पाठ्यचर्या भी है जो विशेष रूप में स्ट्रक्चर्ड की जाती है, और इनके लिए जो इन सर्विस होते हैं और उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलाए जाते हैं और विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि ये अपनी शिक्षाओं को आगे कंटिन्यू कर सके। फिफ्थ है अन्य शैक्षिक सेवाओं में उद्योग में प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को इसमें इंक्लूड किया गया है। उद्योगों में प्रशिक्षण से रिलेटेड 10th के बाद ही IIT इत्यादि जो कोर्सेज होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और उसके पश्चात जो भी एज अ प्रोफेशन कोचिंग चलाना चाहते हैं तो उनकी सेवाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आगे वैश्वीकरण के लिए शिक्षा, दूसरा भाग है इसमें। अब शिक्षा के माध्यम से हम बालकों में वैश्वीकरण की भावना का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, ये बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है कि शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाए। पहले शिक्षा का उद्देश्य था बालकों का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य होंगे विश्व नागरिकता, विश्व एकता, सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, वसुदैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। तो इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्यों में परिवर्तन करके हम वैश्वीकरण को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बालकों में, और बालकों में वैश्वीकरण की भावना का विकास कर सकते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए जाए जिससे बालकों में वैश्वीकरण की भावना का विकास हो, वैश्वीकरण के प्रति समझ हो, वैश्विक स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर आलोचनात्मक चिंतन कर सके। इसके लिए विश्व नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, UNO, निर्गुट सम्मेलन, शक्ति सम्मेलन, मानवाधिकार आदि विषय वस्तुओं का समावेश किया जाए। साथ ही विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृति की सांस्कृतिक विविधताओं जैसे खान पान, रहन सहन इत्यादि, साथ ही उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन इसके अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि बालक विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृति और उनकी भौगोलिक परिस्थिति से अवगत हो सके। तीसरा, इसमें कला, साहित्य और खेल कूद इत्यादि का भी समावेश किया जाए ताकि उन खेल कूदों और कला साहित्य की एग्जीबिशन के माध्यम से लोग दूसरे देशों की संस्कृति, कला, साहित्य से परिचित हो सके, और खेल के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करके वसुदैव कुटुंबकम की भावना का विकास किया जाए। इसके पश्चात पाठ्यसहगामी क्रियाओं के अंतर्गत वो कौन सी क्रियाएं आयोजित की जाए जो वैश्वीकरण की भावना का विकास करे। उसमें पहला है कि विश्व के महान दार्शनिकों की उपदेशों, जीवनियों, उनके अच्छे विचारों को पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भी इंक्लूड किया जाए, और विश्व की जो भी वैश्विक स्तर की समस्याएं हैं उन पर परिचर्चा का आयोजन, सेमिनार करके, भाषण करके बालकों को उन विषयों से, उन समस्याओं से अवगत किया जाए। साथ ही UNO, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस, मानवाधिकार दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इन सब का को करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट किया जाए। जिस दिन ये दिवस मनाए जाते हैं उस समय प्रार्थना सभा के कैंपस में इन बच्चों को इकट्ठा करके इससे संबंधित स्पीच दी जाए, साथ ही योग कराया जाए और इनकी भूमिकाओं से अवगत कराया जाए। यह भी वैश्वीकरण के लिए एक उपयुक्त होगा। लास्ट में अब अध्यापक क्या रोल प्ले कर सकता है वैश्वीकरण की भावना के लिए, इसमें KG सेयदन ने अपने विचार लिखे हैं। वो इस प्रकार हैं कि हम स्वयं को संसार में अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं से ठीक उसी प्रकार नहीं बचा सकते जिस तरह पड़ोस में
फैले हुए भयानक संक्रामक रोग से अपने घरों में रहकर भी बच नहीं सकते। जिस प्रकार अभी महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है, तो उस संदर्भ में ये केजी सेदन का जो वक्तव्य है बहुत सटीक बैठता है कि हम स्वयं को संसार में चारों ओर से होने वाली घटित घटनाओं से नहीं बचा सकते। जैसे कि हमारे पड़ोस में अगर कोई संक्रामक बीमारी हो जाए तो हम उससे नहीं बच सकेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण में के संदर्भ में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है तो वह है शिक्षक। आज समूचा विश्व यातायात, संचार, विज्ञान और उद्योग के संदर्भ में एक इकाई बन चुका है, क्योंकि संसार की समस्त गतिविधियां इन चारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अतः अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करते समय पूर्ण रूप से अपने पर विश्वास रखें, छात्रों के मानसिक भावात्मक रूप से बालकों को तैयार करके वैश्विक नागरिकता, वैश्विक सद्भावना का विकास करें। साथ ही विश्व की राजनीति और इतिहास का ज्ञान भी अध्यापक को हो, ताकि वह बालकों को वैश्विक स्तर की घटनाएं जो इतिहास से, राजनीति से जुड़ी हुई है, वह अपने शिक्षण के दौरान बालकों को अवगत करा सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन करें। जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रखी है, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम बच्चों से उनके विचार ले सकते हैं, साथ ही अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और मामलों पर अध्यापक शोध कार्य करें। तो इस प्रकार से उपरोक्त कार्य द्वारा शिक्षा वैश्वीकरण के लिए एक आधारभूत प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकती है। अतः शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आगे आप इसके होमवर्क के रूप में आज का टास्क आपके लिए है कि वैश्वीकरण की समीक्षा करते हुए, अर्थात उसके गुण दोष बताते हुए वैश्वीकरण और शिक्षा पर एक लेख लिखिए। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और लाभदायी भी होगा। थैंक यू।